जब भी मैं कॉन्सर्ट्स करती हूँ पिछले 25 सालों से अब हर एक कॉन्सर्ट डेडिकेटेड होता है उन बच्चों की सर्जरी के लिए जो कि हृदय रोग से ग्रसित है। तो सेट पे पीछे नाम देखते थे सिंगर्स के एंड हम बस ये पूछते थे कि नाम कैसे आता है वहाँ पर, उसके लिए क्या करना पड़ता है। फिल्मों के लिए गाना है तो मुंबई तो आना ही पड़ेगा, तो फिर सब छोड़ छाड़ कर पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। आमतौर पर बोलते हैं कि सितारों के लिए लोगों का दिल धड़कता है, लेकिन इस सितारे की वजह से लोगों का दिल धड़क रहा है। और जब मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। मेरे साथ हैं पलक मुच्छाल। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन था, थैंक यू। मेरे ख्याल से 6 या 7 साल की थी तब से पहली बार से आपने ये बीड़ा उठाया है लोगों का, दिल का जो ऑपरेशन है, उनको छोटे-छोटे बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लेकर। बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता है, कैसे ये जर्नी शुरू हुई, लेकिन फिर भी क्योंकि अब 25 साल होने जा रहे हैं, पहली बार जो प्रेरणा मिली, कैसे मिली, वो सब बताइए? 25 साल हो रहे हैं 8 मार्च को, जैसे कि आपने कहा, बट बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि 25 साल हो गए हैं। हालाँकि बहुत सारे दौर से ये मिशन गुज़रा है। जब शुरुआत हुई थी तब बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये 25 साल तक चल जाएगा। लेकिन मिडवे मुझे एहसास हो गया था कि अब यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो जब भी मैं कॉन्सर्ट्स करती हूँ पिछले 25 सालों से अब हर एक कॉन्सर्ट डेडिकेटेड होता है उन बच्चों की सर्जरी के लिए जो कि हृदय रोग से ग्रसित हैं, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी सर्जरी। जब इसकी शुरुआत हुई तब मेरे मन में हमेशा से भावना थी, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं ऐसे लोगों को देखती थी जिनके पास मेरे जितने साधन नहीं हैं, जो मेरे जितनी कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था कि काश किसी ज़रिए से मैं उनकी मदद करूं। और फिर मुझे अपनी आवाज़ मिली और यह एहसास हुआ कि इस आवाज़ के ज़रिए आप लोगों की मदद ही नहीं बल्कि जानें बचा सकते हैं। और पहले बच्चे के लिए इंदौर में परफॉर्म किया, लोकेश, पलाश और मैंने। लोकेश के लिए। लोकेश, हाँ जी। यू रिमेंबर द नेम ऑल्सो। लोकेश, जो कि मेरी ही एज का मेरे को था। 3000 वाला भी याद है, आलोक। क्या बात है। सो लोकेश के लिए बस सड़क पर ही लिटरली एक ट्रॉली पर स्टेज, जैसा कि आपको पता ही है, ठेले बनाकर। जैसा उस पे बना के आप लोगों हाँ, ने। एग्ज़ैक्टली वैसे गाना शुरू कर दिया था। और बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पहले ही परफ़ॉर्मेंस में इतने पैसे इकट्ठे हो जाएँगे। फिर लोकेश के लिए जो पैसे इकट्ठे हुए, बिकॉज़ वो लोकेश की तो 55,000 थे शायद? 55,000 थे। एंड आई एम शॉक्ड यू रिमेंबर ऑल द आंकड़ास आल्सो। एंड जब 55,000 रुपए एकत्रित हुए तो डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि लोकेश की सर्जरी तो हम फ्री में कर देंगे, लेकिन उन पैसों के लिए हमने फिर लोगों से पूछा कि और कोई ज़रूरतमंद है तो वो आकर मिले। और पहले दिन 7 हार्ट पेशेंट्स ही आए और शोज़ भी आ गए साथ ही साथ। एंड तब से लेकर यही फॉर्मेट रहा है कि वेटिंग लिस्ट में बच्चे रहते हैं, कॉन्सर्ट्स आते रहते हैं और उन कॉन्सर्ट से उनकी सर्जरीज़ होती हैं। पहले 3 घंटे गाकर एक बच्चे की सर्जरी होती थी, बट अब जब गाने पॉपुलर होते हैं तो कॉन्सर्ट के रेट्स बढ़ते हैं। एंड अब एक ही शो से 10-12 बच्चे बच जाते हैं। कमाल की बात ये है कि कॉन्सर्ट के जो भी आमदनी होती है वो पूरा आप इस चीज़ में, इस नेक काम में लगा देते हो। आप 5 साल की उम्र में, मुझे अगर याद है, गलत नहीं हूँ मैं, तो उस समय कारगिल वॉर के समय पे ही मम्मी ने वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये बताया था कि कारगिल के जवानों की फैमिली के लिए, उनके लिए लोग मदद कर रहे हैं, और वहाँ से प्रेरणा मिली, अगर मैं गलत नहीं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मम्मा ने न्यूज़पेपर पढ़ के बताया था कि बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो मैंने मम्मा से कहा कि मैं भी कुछ मदद करना चाहती हूँ। फिर आस-पास की दुकानों पर जाकर मैंने सारी दुकानदार लता शॉपकीपर जी का अंकल को, गाना हाँ, गाया ऐ आपने। मेरे वतन के लोगों। एंड 25,000 रुपए इकट्ठे हुए थे, जो मेरे लिए बहुत-बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक वो जो पूरा अभियान था उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि आई हैव अ पावर। मैं वो समझना चाह रहा हूँ, डिकोड करना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ से ये सोच आई, वो प्रेरणा की जो मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक मैं बचपन से ही इमोशनली बहुत सेंसिटिव थी। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बहुत परेशान किया इस बात को लेकर। जब हम घूमने भी जाते थे, अगर आमतौर पे आप अलग-अलग जगह रुककर प्राइस पूछते हैं किसी चीज़ का, और अगर मेरे पेरेंट्स ने किसी से प्राइस पूछ लिया कि अच्छा ये चीज़ कितने की है और वहाँ से नहीं लिया, तो मुझे बहुत दुःख होता था। मुझे लगता था कि वो पर्सन ने अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर ली होगी, उनके बच्चे वेट कर रहे होंगे कि पापा पैसे लेकर आएँगे घर।
हाउ कैन वी डू दिस टू हिम। तो मैंने पेरेंट्स को भी इस बात के लिए बहुत परेशान किया है, बट आई थिंक वो सेंसिटिविटी का इस्तेमाल जिस तरह से हुआ है मेरी लाइफ में, उसके लिए आई एम वेरी वेरी प्राउड, बिकॉज हम सबके पास बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती है लाइफ में, एंड मदद हर कोई करना चाहता है, बट हम अपनी लाइफ में इतनी मशगूल होते हैं कि दूसरी चीज़ों पर हमारा ध्यान चला जाता है। हम सोच लेते हैं कि शायद कोई और आकर मदद कर देगा, बट मैंने उस सोच को नज़रअंदाज नहीं किया और उसे एक्शन में परिवर्तित कर दिया। आई थिंक दैट वाज व्हाट वर्कड फॉर मी। कई बार ऐसा हुआ होगा, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, वो आपका जो इमोशनल साइड है वो निकल जाता होगा, बहुत बार टूटी भी होंगी। कोई किस्सा याद आ रहा है, कुछ इमोशनल पॉइंट्स याद आ रहे हैं आपको? सो जब भी मैं उन पेरेंट्स से मिलती हूँ, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है पूरे मिशन में। वो पेरेंट्स से बात करती हैं इनिशियल लेवल पे, एंड जब उन्हें ये वो सुनिश्चित कर लेती हैं कि बच्चा पेरेंट्स ज़रूरतमंद हैं भी कि नहीं, उसके बाद देन आई कम इन द पिक्चर। जब मैं उन लोगों से मिलती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस में ही वो उस बच्चे को ले आते हैं, वो ऑक्सीजन पे होता है लिटरली। It's a responsibility. It's a responsibility that I live with every moment. मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है, बहुत सारे फैमिलीज डिपेंड हैं जिनके लिए मुझे काम करना है। जब मैं उन बच्चों के पेरेंट्स को ऑपरेशन से पहले देखती हूँ तो डेफिनेटली मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन सर्जरी के बाद जब उनके चेहरे पर वो मुस्कान देखती हूँ, वो संतोष देखती हूँ, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद इस खुशी की एक छोटी सी भागीदारी मेरी भी है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पल होता है। स्ट्रॉन्ग भी रहना पड़ता है, बिकॉज मैं सर्जरीज भी अटेंड करती हूँ, ऑपरेशन थिएटर में जाती हूँ, नवकार मंत्र का और गीता का पाठ भी करती हूँ। तो अभी ओवर द इयर्स मैंने अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है, एटलीस्ट मैनेज कर लिया है। फिर इस फील्ड में कैसे आना हुआ? इंदौर से मुंबई सिंगर के तौर पर कैसे आए? मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया था जब मैं 4 साल की थी। गाना शुरू हुआ था 2.5 साल की उम्र में। इतने कम उम्र में ये क्लियर थे, आपकी क्लैरिटी थी कि आपको बनना क्या है? आई थिंक आई वॉज अ मैच्योर किड, इफ आई कैन से दैट, बिकॉज जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल वैसे ही बड़ी हो गई हूँ, तो मैं बचपन में भी शायद बड़ी थी। आई थिंक दैट मैच्योरिटी वाज ऑलवेज देयर। सो वो फोकस बहुत काम भी आया, बिकॉज जब डिसाइड कर लिया कि प्लेबैक सिंगिंग करनी है, तो फिर मम्मा ने उसी डायरेक्शन में सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो सिखानी शुरू की। जैसे कि आपने कहा, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, तो कोई नॉलेज भी नहीं था कि क्या क्या ज़रूरी है। तो मुझे याद है मम्मा और मैं कैसेट पे पीछे नाम देखते थे सिंगर्स के, एंड हम बस ये पूछते थे कि नाम कैसे आता है वहाँ पर, उसके लिए क्या करना पड़ता है। एंड देन कहीं से पता चला कि क्लासिकल सीखना ज़रूरी होता है, तो क्लासिकल की ट्रेनिंग ली। मम्मा ने उर्दू सिखाई, क्योंकि वो अल्फाज अदायगी के लिए ज़रूरी होता है। गज़लें सीखी। सो ट्रेनिंग शुरू हो गई, और फिर पता था कि अगर प्लेबैक सिंगिंग करनी है, फिल्मों के लिए गाना है, तो मुंबई तो आना ही पड़ेगा। तो फिर सब छोड़ छाड़ कर पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। इस पूरे जो जर्नी है उसमें एक व्यक्ति, एक शख्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मम्मा है। हाँ जी। माँ को मैंने देखा है, मैंने इतने साल से मैं देखा हुआ हूँ, हाँ जी। और मुझे लगता है कि वो जितना आपने मेहनत किया है उतना नहीं, लेकिन उसके बराबर उन्होंने बिल्कुल आपके साथ मेहनत की है, और पूरी वो शिद्दत के साथ लगी रही। हाँ जी, और मुझे लगता है मेहनत तो डेफ़िनेटली की ही है, मुझसे ज़्यादा ही की है इनफैक्ट। बट जो उनका विश्वास मुझ पे रहा है हमेशा, कि ये होगा ही, तू ये कर लेगी, या ये होना ही है। आई थिंक दैट हैज़ डन मैजिकल थिंग्स फॉर मी। आई थिंक जो उन्होंने जो उन्होंने चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं मेरे लिए, वो सब चीज़ें हुई हैं, और सिर्फ सोचा ही नहीं है, उस सोच के पीछे एक पूरा प्लान्ड डायरेक्शन रहा है। सो आई थिंक उनका गाइडेंस, उनका सपोर्ट, उनका बिलीफ, ये मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। कैसेट्स के पीछे जब नाम देखते थे, मेरे ख्याल से उस समय लता दीदी आपकी फेवरेट थी, हाँ जी। और बचपन में मुलाकात भी हुई। हाँ जी। बातचीत जो हुई थी वो कुछ बताना चाहोगे, उस समय क्या हुई थी? बिल्कुल, मेरे लिए तो वो मेरी लाइफ का वो ना जीना साकार हो गया वाला मोमेंट था, जब मुझे पता चला लता जी इंदौर आई हैं, और मैं उनसे मिलने गई, और उन्हें मेरे मिशन के बारे में भी पता था। तो जब मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा कि अपनी बहुत ही डिवाइन आवाज़ में कि बेटी तुम गाती तो अच्छा हो ही, लेकिन जब तुम एक बड़ी गायिका बन जाओगी तब तुम अपने इस काम को मत छोड़ देना, क्योंकि आमतौर पे लोग सफलता के बाद व्यस्त हो लोग भूल जाते जाते हैं हैं। और भूल जाते हैं, बट तुम अपना ये काम जारी रखना।
सो वो उनके जो शब्द थे वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित उन्होंने मुझे किया। क्या उम्र रही होगी उस समय जब लता दीदी आपसे मिली थी? आई थिंक 9 साल की थी मैं। यस। और फिर इंदौर से मुंबई आए आप। हाँ जी। आए तो रूमी जाफरी भाई से मुलाकात हुई। उन्होंने फिर एक बहुत बड़े सितारे से आपकी मुलाकात करवाई एक ही हफ्ते बाद। आप लोग जितना जानते हैं मेरी जर्नी के बारे में, ओह माय गॉड! बट हाँ, आपने मेरी जर्नी को बहुत करीबी तौर से देखा भी है। सो यहाँ पर आने के बाद बहुत ही कम लोग थे जिन्हें हम जानते थे, तो मैं उन्हें कॉल करती थी और मैं एकदम इतने कॉन्फिडेंस से कॉल करती थी कि मैं पलक बोल रही हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैं मुंबई आ गई हूँ, अब आप मुझे कुछ काम हो तो प्लीज़ बताइए, जैसे कि सब वेट ही कर रहे हैं कि मैं मुंबई आ जाऊँ। वो पॉजिटिव एनर्जी थी आपकी, पॉजिटिविटी थी। एंड दैट वर्कड मैजिकली बिकॉज आई रिमेंबर जो भी मुझसे फ़ोन पे बात करता था, एवरी पर्सन वाज सो स्वीट, सो इनकरेजिंग। बहुत लोगों ने मिलने बुलाया, बहुत लोगों ने आवाज़ सुनी, कुछ लोगों ने फ़ोन पर ही आवाज़ सुन ली। मुझे आशिकी 2 भी इसी वजह से मिली उसी कॉल की वजह से मिली। बट आई रिमेंबर रूमी अंकल वाज वन ऑफ द पीपल जिन्हें हम जानते थे पहले से, और उन्होंने मुझे 7 दिन के अंदर ही कहा कि तुम जल्दी से आर के स्टूडियो आ जाओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। फिर वहाँ पर उन्होंने सलमान सर से मिलवाया एंड पहली ही मुलाकात में उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो और तुम बहुत जल्दी मेरी फ़िल्म के लिए गाओगी। एंड हमने तो एज़ अ फैमिली बस उनका वो बोलना ही सेलिब्रेट कर लिया। हम छोटी-छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते थे, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लिटिल डिड आई नो कि वो जो बोलते हैं, जो उनका डायलॉग भी है, वो कमिटमेंट। हाँ, वो अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं। हम्म। और नेक्स्ट डे से ही सिर्फ मेरी सिंगिंग की ही नहीं बल्कि ओवरऑल एक प्लान्ड तैयारी शुरू हो गई उनकी तरफ से। आई फ़ील जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया अपने करियर में, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर आपको गाइड कर रहा हो, इतनी सोच के साथ हर एक छोटी बड़ी चीज़ में गाइड किया, जैसे कि किन लोगों से मिलना चाहिए, किन लोगों से नहीं मिलना चाहिए, जिम भी जॉइन करवाया। सो फिटनेस आई में उनकी वजह फिट से आए। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक जब भी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई अपनी ग्रोथ को लेकर, उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया इस बात को लेके कि नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, अब और आगे क्या। इवन टुडे अगर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, आई कॉल हिम अप एंड आई आस्क हिम, और वो इस तरह से कंसर्न दिखाते हैं जैसे कि वो मैटर उनसे कंसर्निंग हो। एंड बहुत आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे एक फैमिली मेम्बर की तरह गाइड करता है। सो आई रिमेंबर एक अवार्ड फंक्शन था और उस अवार्ड में मुझे अवार्ड फंक्शन में अवार्ड मिला बेस्ट प्लेबैक सिंगर का, और मैं बहुत खुश होकर उनके पास गई और मैंने कहा कि ये सर, आशिकी 2 के लिए था? आशिकी 2 के लिए था, एंड मेरी आशिकी के लिए। एंड मैंने उन्हें कहा कि ये अवार्ड मुझे मिल गया है बेस्ट, और वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। एंड थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा बोला कि सर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फिर भी उन्होंने हाँ ओके ठीक है ऐसे बोल दिया। फिर मैंने कहा सर, आप खुश नहीं हो क्या, मतलब इतनी एक्साइटिंग चीज़ है। तो बोले हाँ ठीक है, ये तो हो गया, आगे क्या, मुझे आगे का बताओ। सो देन इट स्ट्राइक मी कि ओके। सो मैंने अवार्ड साइड में रख दिया। उसके बाद में हर अवार्ड के बाद उनसे मिलने गई, बट अवार्ड के बारे में डिस्कशन नहीं होता था, आगे क्या करना है उस पर डिस्कशन होता। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड माइंडसेट दैट ही पुट इनसाइड मी है। वो जो पहली बार मिले थे उसके कितने दिनों के बाद भी वीर का वो गाना मिला था? आई थिंक 1 महीना। और फिर उन्होंने ये भी बोला था कि मेरी फ़िल्म में, यशराज की फ़िल्म में आप हाँ गाना जी। गाओगे। सो उन्होंने कहा था कि अभी तुम एक और गाना गाने वाली हो, बट मुझे सुहेल सेन सर का कॉल आया सेपरेटली, एंड देन आई रिकॉर्डेड द सॉन्ग आल्सो लापता। एंड देन नेक्स्ट डे मैं उनसे दोबारा मिलने गई और उन्होंने कहा कि जो तुमने कल गाना रिकॉर्ड किया कैसा हुआ? मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। देन ही सेड कि वो मेरी फ़िल्म के लिए है, उस पे कटरीना ने एक्टिंग की है एंड यशराज फ़िल्म का गाना है। What could I have asked for more? It was like a dream debut, I would say. क्योंकि उनकी फ़िल्म में गाना, यशराज फ़िल्म का एक हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड या देन लापता केम आउट। ऑपरेशंस में भी काफ़ी बच्चों की हेल्प भी की उन्होंने हाँ जी, शुरुआत में। हाँ जी, 100 बच्चों की सर्जरीज करवाई। वो जो आप शुरुआत में आए तो कैसेट रिकॉर्ड करके आए थे, लोगों के पास ले भेजते भी थे। तो एक डेमो सीडी रिकॉर्ड करवाई थी एंड वो जैसे कि मैंने कहा मैं कॉल करती थी और अगर कोई मिलने बुला लेता था तो बहुत अच्छा लगता था, बट कुछ लोग बोलते थे अच्छा ठीक है सीडी भेज दो, तो फिर वो मैं सीडी भेजती थी जिसमें मैंने अलग अलग जॉनरास के गाने रिकॉर्ड किए हुए थे। एंड या दैट वाज आल्सो वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम।
उस समय जो सबसे किसी ने खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट दिया हो या कोई ऐसी बात जो दिल में आज तक हो, कुछ याद आ रहा है? आई फील जैसे कि मैंने कहा कि वो जो कॉल्स थे, जिन्हें भी मैंने कॉल किया सब बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग थे। मुझे जीत सर का जब कॉल आया आशिकी 2 के लिए, इसी तरह मैंने उन्हें कॉल किया था कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मेरे लायक कोई भी गाना हो तो आप मुझे बुलाइए। और उसी कॉल के बेसिस पे मुझे वो कॉल आया था एंड उन्होंने कहा कि तुम्हें आशिकी 2 के लिए गाना रिकॉर्ड करना है, तो मुझे देखना है कि तुम कैसे साउंड करोगी। एंड आई वेंट देयर एंड आई एक्चुअली गॉट चाहूँ मैं आना। और जब मैं वो गाना गा रही थी तो मोहित सर ने वो सिचुएशन बताई थी एंड आरोही और मेरी जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल सेम थी, बिकॉज मुझे भी एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए गाने का मौका मिल रहा था। मुझे वो गाना रिलीज़ हुआ तब आरोही की तरह मुझे भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले एंड वो जो मोमेंट था, आई जस्ट रियलाइज्ड कि आप अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करते हो तो उसका फ्रूट इसी तरह मिलता है। एंड वो मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत हैं, दैट जस्ट सम्स अप माई लाइफ एंड माई सॉन्ग। तो मुझे सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट है वो यही मिला कि मुझे गाना मिल गया। एमजी से कब मुलाकात हुई? एंड यू नो लॉट वो एंड एमजी की पूरी कहानी भी बताइए कि मिथुन को एमजी, एम सर से एमजी कैसे हुए वो? मिथुन जी से मेरी मुलाकात 2011 में हुई जब मैंने उनके लिए ट्रैफिक फिल्म में गाना रिकॉर्ड किया। एंड उसके पहले नरेश शर्मा जी जो उनके फादर हैं, मेरे फादर इन लॉ है, बहुत कमाल के म्यूजिक अरेंजर हैं इंडस्ट्री के, बहुत बड़ा नाम है। मैं उनसे मिलने गई थी, उन्हें गाना सुनाया था। फिर उन्होंने भी बहुत इंकरेज किया, देन मिथुन सर ने बुलाया। मैं उस टाइम के बारे में सोच के उन्हें वापस से मिथुन सर बुला रही एंड ही मेड मी सिंग 2 गाने ट्रैफिक में। फिर उसके बाद आशिकी 2 में एक और गाना गवाया। फिर हम दोनों प्रोफेशनली जो कंडक्ट है उसमें बहुत सिमिलर है, तो मैं स्टूडियो जाती थी, गाती थी, वो डायरेक्शन देते थे, गाना ख़त्म हो गया एंड आउट। यही हमारा प्रोसेस रहा है इतने सालों टिल कुछ सालों पहले वी स्पोक, बहुत थोड़ी सी हमारी बात हुई एंड देन ही सेड कि मैं आपके साथ जीवन बिताने का दर्शन देखता हूँ। देन आई टोल्ड हिम कि आप मेरे पेरेंट्स से बात कीजिए ना। हमारा कोई उसके पहले ऐसा भी नहीं था कि हम बहुत बात कर रहे थे या हम कनेक्टेड थे। जब मिले भी तब हमने सिर्फ काम के लिए ही मिले। देन बोथ द फैमिलीज केम टुगेदर। वो पहले आए मेरी मॉम से बात करने के लिए, पापा से बात करने के लिए। मम्मा पापा को पहली ही मीटिंग में लगा कि उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता मेरा जीवन साथी। और फिर उनके पेरेंट्स और मम्मा पापा मिले, फिर हमने एक्चुअली बात करना शुरू की आफ्टर हमारी शादी फिक्स हो गई। फिर हमने एक दूसरे को जाना और जब जाना तब ऐसा लगा कि इट वाज जस्ट मेंट टू बी। ऐसा लगा जैसे कि सबसे खूबसूरत गाना या सबसे चैलेंजिंग गाना कौन सा रहा है? एक गाना चुनना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे माइलस्टोन सॉन्ग्स मुझे मिले हैं। ऐसा मुझे लगा कि अभी ये सबसे बड़ा गाना मिल गया है, फिर उसके बाद कोई और गाना सबसे है। आपको सबसे पहला जो टर्निंग पॉइंट लगा वो कौन सा गाना? आशिकी 2। आई थिंक आशिकी 2 प्रोजेक्ट वाज़ समथिंग दैट जस्ट लेड द पाथ फॉर मी। उसके बाद देयर वाज़ नो टर्निंग बैक, उसके बाद कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। सो आशिकी 2 या और अभी क्योंकि हम सनम तेरी कसम की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी री रिलीज़ हुई है आपके गाने, उसका गाना इतना ज़्यादा पसंद किया गया, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मतलब लोग तब रिलीज़ हुई थी, तब भी सेलिब्रेट कर रहे थे और अब तो उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज उसको ब्लॉकबस्टर हम कह रहे हैं। यस। आई फील कि जैसे आपने कहा कि सनम तेरी कसम जब रिलीज़ हुई थी तभी बहुत अप्रिसिएशन मिला था फ़िल्म को। बस ये है कि कुछ आई वुड से कि ऑडियंस का जो स्पैन है वो अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँची है, इसलिए ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। बट मुझे जब मैंने गाना भी रिकॉर्ड किया था, जो पूरा एल्बम है, और हिमेश जी का तो हर एल्बम वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा दिल से इस प्रोजेक्ट पे काम हुआ। इवन इवन राधिका विनय जो डायरेक्टर हैं इसके, राधिका जी एंड विनय सर, उनके हर प्रोजेक्ट में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जितने दिल से ये फिल्म बनाई थी, हर्षवर्धन एंड मावरा, द वे दे एक्टेड एंड द स्टोरी, इट हैड टू हैव दिस अमाउंट ऑफ सक्सेस। मुझे लगता है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, जब भी कोई अच्छा काम होता है, भले जल्दी या देर से, बट उससे अपना ड्यू सक्सेस मिलता ही है। एंड आई थिंक दिस इज़ दैट। बहुत सारे लोगों के वो पलकेंस हैं उसमें, बहुत सारे लोग आपको इतना प्यार करते हैं। हर ऑपरेशन के साथ में एक डॉल मिलता था। शेखर सुमन के साथ में वो शुरुआत हुई। क्या कहानी है वो बताइए? आई एम फीलिंग सो लाइक स्पेशल, यू रिमेंबर एवरीथिंग।
ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं खुद भूल गई हूँ। सो पहली डॉल मुझे शेखर सुमन जी ने दी एंड तब से सिलसिला चल गया कि जब भी एक सर्जरी होती है उसके बदले एक गुड़िया मैं जमा करती हूँ, और जिन लोगों को पता होता है कि मैं ये कलेक्शन करती हूँ मुझे गिफ्ट में देते हैं। तो अब मेरे पास 3,473 डॉल्स हैं। सलमान भाई ने कभी डॉल दी कोई? नहीं। अभी तक नहीं। अब वो इंटरव्यू देखेंगे तो ज़रूर उनको पता चलेगा और देंगे। हालाँकि मेरे ख्याल से जो उनके गोल्डन बर्ड्स हैं वो ही अपने आप में बहुत बड़ा उपहार है, हाँ तोहफ़ा है। जी। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके लिए? चैलेंज मैं एक परसेप्शन मानती हूँ। आई थिंक हम सब चैलेंजेस फेस करते हैं, बट अगर उसको चैलेंज मान लिया जाए तो इट कैन समटाइम्स इंटिमिडेट यू। तो मैं चैलेंजेस पे कभी भी फोकस चैलेंज की तरह नहीं करती हूँ, बट जर्नी में ऑब्वियसली अगर जनरली स्पीकिंग बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। मैं इंदौर से मुंबई आ रहे थे, पूरा शहर ऑलमोस्ट आधा शहर एक्चुअली स्टेशन आया था छोड़ने के लिए, हम ट्रेन से आ रहे थे एंड सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाना इटसेल्फ वाज अ वेरी ब्रेव स्टेप स्पेशली फॉर माय फैमिली। तो वो एक बहुत बड़ा आई थिंक एक रिस्क था जो पूरी फैमिली ने मिलकर लिया। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माय करियर एंड चैलेंजेस, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खुद को लकी मानती हूँ कि मैं जब दूसरों की स्ट्रगल स्टोरी सुनती हूँ मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जैसे कि मैंने कहा सलमान सर की वजह से मुझे पहला ब्रेक बहुत जल्दी मिल गया और उसके बाद आशिक। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपके अंदर वो मेटल था, वो इसलिए मिला है। वो आप अच्छी बात है, आप श्रेय देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ में दम नहीं था और आपको काम मिल गया। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। उसके बाद आशिकी 2 के बाद भी गाने मिलते ही गए एंड अगर मैं मिशन की बात करूं तो देन आई फेस चैलेंजेस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सेकेंड, बिकॉज जब मैं कॉन्सर्ट के लिए भी जाती हूं तब आई नो दैट देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार हॉस्पिटल में बच्चे ऑलरेडी एडमिट होते हैं, तो शो करके आके मैं उनकी सर्जरीज करवाती हूँ। कई बार मुझ पर क्रेडिट होता है हॉस्पिटल का। तो लगभग आपके ऊपर क्रेडिट रहता ही है, हमेशा ही। उधार रहता है। हाँ वो जी। भी बताओ आप दर्शकों को। सो मुझे हॉस्पिटल है एक इंदौर में जहाँ पर 10 लाख तक की क्रेडिट मिलती है, कि मैं पहले सर्जरीज करवा लेती हूँ और बाद में चुकाती जो हूँ। कि कंटिन्यू चलते ही रहता हमेशा, है। तो मैं हमेशा कर्जे में ही रहती हूँ। एंड उसके अलावा ये कर्जा अच्छा है, लेकिन हाँ जी, ये कर्जा लोग कर्जे से डरते हैं, लेकिन ये कर्जा बहुत अच्छा है। हाँ, ब्लेसिंग ही है इन ब्लेसिंग अ है एक वे। तरीके से। साथ ही जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से कंसेशंस मिलते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं। सो डिस्काउंटेड रेट्स में वो सर्जरीज़ हो जाती हैं। लेकिन वो सर्जरीज़ के पैसे तो जमा करने ही पड़ते हैं। कई बार बारिश के सीज़न में, जैसे शोज़ का एक सीज़न होता है, तो इंडिया में शोज़ कम होते हैं, अब्रॉड में अगर आपका टूर है तो दैट हैपेंस। तो मेरे लिए एक वो जो कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फीलिंग है दैट इज़ रियल। कितने बच्चों का ऑपरेशन हो जाता है एक कॉन्सर्ट से? आई वुड से ऑन एन एवरेज 10 बच्चों की। कहीं से कोई वो नहीं आता कि मैं अपने लिए कुछ यूज़ कर लूँ, कुछ कर लूँ? बचपन से ही जब से परफॉर्म करना शुरू किया, ऐसे ही मकसद के लिए शुरू किया, तो कभी भी ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो पैसे मेरे हैं। हमेशा ऐसा लगा कि ये पैसे तो कॉज के ही है, तो मैंने उन पैसों, कॉन्सर्ट के पैसों को अपने पैसों की तरह कभी देखा ही नहीं। तो अब वो मेरी एक मेंटल मैकेनिज्म का पार्ट बन गया है कि हाँ, कॉन्सर्ट है और वो बच्चों के पैसे हैं जो मुझे कमाने हैं। मैं एक ज़रिया हूँ। सेकेंडली, जब मैं उन बच्चों से मिलती हूँ, उन फैमिली से मिलती हूँ, जिस तरह वो पेरेंट्स असहाय होते हैं अपने बच्चे की जान के लिए, कि वो इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, इतने हेल्पलेस होते हैं कि वो अपने बच्चे की जान ही नहीं बचा सकते, और वो अपने, अगर कोई उनकी मदद नहीं करेगा तो वो अपने आंखों के सामने उस बच्चे को दम तोड़ते देखेंगे। तो उस सिचुएशन के आगे आपकी कितनी भी इच्छाएं हों, आपके कितने भी वर्ल्डली डिज़ायर्स हों, वो छोटे ही लगेंगे। तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा फोकस रखता है। कैसे इस चकाचौंध भरी दुनिया में, जिसको हम माया नगरी बोलते हैं, और एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ इनसिक्योरिटीज़, लालच और बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने आप को इस मिलावट से बचाए रखा है? वो प्योरिटी, वो प्योर सोल हमेशा वैसे ही रहता है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये पता लग जाना कि आपके जीवन का मकसद क्या है, एक एक कम एज में, ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को फ़िल्टर्ड बना देता है। बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही अलग हो जाती हैं, प्रायोरिटीज़ बहुत सॉर्टेड हो जाती हैं, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप वो ब्लाइंड्स लगा के चल रहे हो।
तो मेरी लाइफ में हमेशा वैसे ही रहा है, इसलिए शायद डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं आए। पहले एम से मम्मी पूरा प्रेरणा थी, सपोर्ट करती थी, अब एमजी आ गए हैं। हाँ जी। उनका कितना सपोर्ट रहता है, उनकी क्या फिलॉसफी है इस चीज़ को लेके? उनका सपोर्ट, एज आई कीप सेइंग कि मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ही मेक श्योर कि मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बीते। ही मेक श्योर कि मैं सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस दिन मिले। हर दिन मुझे वो एफ़र्ट करते हैं कि मैं बहुत खुश रहूँ। एंड मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपकी खुशी के लिए सिर्फ दुआएं नहीं मांग रहा है, बल्कि आपको खुश रखने की कोशिश भी कर रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो मिथुन जी बिल्कुल वैसे ही हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील करवाते हैं हर मैं मोमेंट। पाप तो नहीं कर रहा हूँ ना आपसे नाम बुलवा के? इसके पीछे भी थ्योरी है आपकी, वो भी बताओ। हाँ, मैं उन्हें कभी भी नाम लेकर नहीं बुलवाती हूँ, इसलिए मैं थर्ड पर्सन में बोल रही हूँ अभी। उसके पीछे थ्योरी क्या है वो तो बताओ कि सो नाम क्यों वो नहीं लेते? ऐसे मारवाड़ी अपब्रिंगिंग में पति का नाम नहीं लिया जाता, तो वो मेरी इसलिए अपब्रिंगिंग है, इसलिए मैं एमजी रखा एमजी हुआ है। मैंने उसका एक तोड़ शॉर्टकट और निकाला कोड है। निकाला। सो मेरे आसपास के लोग भी अब उनको एमजी बुलाने लगे हैं। एनीवे, सो जहाँ तक मेरे मिशन में सपोर्ट करने की बात है, मेरी लाइफ में बहुत ज़रूरी था कि मेरे लाइफ पार्टनर मेरी सोच को समझे और बढ़ावा दें। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे मिशन को लेकर, मेरे करियर को लेकर। हमेशा वो जिस तरह मम्मा प्लान करती है वो भी प्लान करते रहते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊँगी। मेरे लास्ट बर्थडे पर मैंने एक अभियान चलाया था कि 5 दिन में मुझे 25 बच्चों की सर्जरी का डोनेशन इकट्ठा करना है। तो जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मुझे गिफ्ट्स बेचते हैं, वो गिफ्ट्स बेचने के बजाय मेरे मिशन में डोनेट कर दें। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, और जो भी डोनर्स थे मैं उनसे परिचित थी, बिकॉज मैं खुद ही इंटरेक्ट कर रही थी। बट देयर वाज दिस अनोनिमस नेम, मतलब कोई नाम था जिससे मुझे बार बार डोनेशन आ रहा था। एंड एमजी मुझे हर रात पूछ रहे थे कि अच्छा आज कितना कलेक्शन हुआ, आज क्या हुआ। फिर मैं बोल रही थी कि एक कोई पर्सन है, वो मुझे पता नहीं कौन है, वो बार बार मुझे डोनेशन दे रहे हैं। और मेरे बर्थडे के दिन उनका एक कॉन्सर्ट था गोवा में। एंड कॉन्सर्ट में जाने से पहले उन्होंने मुझे बोला कि वो जो पर्सन जिनका डोनेशन आ रहा था वो एक्चुअली मैं ही हूँ। और मैंने आज के अपने पूरे कॉन्सर्ट का की जो अर्निंग है वो आपके मिशन के लिए डोनेट कर दी है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल जेस्चर। मुझे लगा कि बहुत मेरे लिए उससे बेटर बर्थडे गिफ्ट हो ही नहीं सकता था। इस तरह से सोचना मेरे बारे में और मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है उस बारे में, आई थिंक वाज अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग दैट ही डिड। एक और स्पेशल जेस्चर था जब आपने अपने आइडल लता दीदी के लिए कॉन्सर्ट रखा लंदन में। हाँ जी। वहाँ भी उन्होंने कुछ खास किया था, वो बताओ? हाँ जी, सो मैं रॉयल एल्बम में परफॉर्म कर रही थी। एंड बीबीसी प्रॉम्स का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस शो था, वहाँ पर मैं ट्रिब्यूट दे रही थी लता जी को। और काफ़ी महीनों मैंने, क्योंकि दैट वाज वन कॉन्सर्ट जहाँ पे प्रोडक्शन से लेकर अरेंजमेंट से लेकर हर चीज़ में मैं पर्सनली इन्वॉल्व थी। सो वहाँ के 127 म्यूजिशियंस थे, जो कि बर्मिंघम फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस थे, उनके साथ आई वाज परफॉर्मिंग। So it was a very special concert for me, a very special moment. एंड एमजी को ये एहसास था कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है, और वो ऑल द वे लंदन आए, पहली बार मेरा शो देखने के लिए आए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और उनका वहाँ पर होना और मुझे पता होना कि हाँ वो वहाँ पर खड़े होकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दैट गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आई थिंक दैट वाज अ वेरी 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 स्पेशल जेस्चर। कभी टाइम निकाल पाते हो आप लोग अपने लिए, मी टाइम? हाँ जी। हमें जितना भी समय मिलता है, हालांकि वो भी बहुत ट्रैवल करते हैं कॉन्सर्ट्स के लिए, स्टूडियो में बहुत समय उनका जाता है। मेरा भी स्केड्यूल व्यस्त ही होता है, लेकिन हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम दोनों आपस में ही बिताते हैं। हमारे फ्रेंड्स भी नहीं हैं कोई ऐसे जिनके साथ हमारी कोई सोशल लाइफ हो, तो पार्टीज हमारे में ना दोनों जाते पार्टीज़ हो में भी नहीं जाते हैं। ना बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग या किसी चीज़ में? हाँ, बहुत प्राइवेट है हम दोनों ही, तो काम नहीं होता है तो हमारा सारा समय एक दूसरे के लिए होता है। और लास्ट ईयर गदर 2 आई थी। हाँ जी। उसके गाने इतने हिट हुए थे। हुँ। आगे और कितने कोलैब कर रहे हो, कब? और क्या एक दूसरे से कभी म्यूजिक को लेकर, गानों को लेकर बात हो पाती है? हमारा एक रूल है कि हम घर पर काम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते अनलेस हमें एक दूसरे के या मुझे उनके ओपिनियन की, सजेशन की, या उन्हें कहीं मेरे सजेशन की ज़रूरत हो।
तो म्यूज़िक तो डेफिनेटली डिस्कस होता है बिकॉज हमारी लाइफ ही म्यूज़िक है, बट आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। बट उनके साथ हमेशा कोलैबोरेट करना हमेशा से ही बहुत स्पेशल रहा है। अब भी जब मैं स्टूडियो में जाकर उनका गाना गाती हूँ, इट फील्स लाइक जैसे मैं पहले उनके लिए गाती थी, बिल्कुल उतनी ही बड़ी बात इवन आज मेरे लिए होती है। एंड अभी रिसेंटली बंधन गाना भी हमारा साथ में रिलीज़ हुआ। अभी कुछ और भी है जिसमें मुझे गाने का मौका मिला है। इस समय का एम्बिशन क्या है पलक का? एम्बिशंस तो बहुत सारे हैं। आप जब से मुझसे बात करते हैं इतने सालों से, आपको पता है कि मेरी विश लिस्ट बहुत लंबी होती है मेरे ख्याल से हमेशा। सब जो बकेट लिस्ट है वो सब टिक हो चुकी हैं। हाँ। एक शायद विशाल शेखर बाकी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आई कैन मतलब वो होने वाला है इसलिए आप हाँ, या लेट्स से दैट, एंड सलीम सुलेमान जी। सलीम सलीम। हाँ जी, बट आपको इनफैक्ट मेरी बकेट लिस्ट पता भी है, तो आपको पता है कि वो नाम एक्चुअली टिक ऑफ हो गए हैं। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट थी जब मैं मुंबई आई, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे सबके साथ गाने का मौका मिला। सबसे बड़ा सपना क्या था उस समय जब आप आए थे तो? जब यहाँ आई थी तब एक गाना मिलना बहुत बड़ा सपना था कि शायद कभी मेहनत करके एक गाना गाने को मिल जाएगा फिल्म में, वो कैसेट के पीछे नाम आ जाएगा, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। बट इतने सारे गाने मिल जाएंगे, इतना सारा प्यार मिल जाएगा। आई फील कि जैसे कि मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ आपसे कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मुझसे हार्ड वर्किंग भी बहुत लोग होंगे, बट हमेशा से ही मुझे वो एक्स्ट्रा वाला प्यार मिला है, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट। आप डिजर्व करते हो। जब पहली बार वो गाना हिट हुआ आपके नाम पे और लोगों ने वो पहचाना उस आवाज़ को जो कि पहले से सुनते आए थे, आपको जानते थे, वो फीलिंग याद है? हाँ, पहले तो हम छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते थे, पलाश, मैं, मम्मा पापा एंड दीप भैया हु इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली। अगर किसी ने हमें ये समय, अगर मैंने कॉल किया किसी को और अगर किसी ने हमें मिलने के लिए भी बुला लिया कि हाँ ठीक है आके आवाज़ सुना दो, तो हम जाकर कहीं कहीं वड़ा पाव खाते थे। वी वुड सेलिब्रेट कि हाँ आज बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। सो फिल्म में गाना आ जाना तो यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा बड़ी बात हो गई होगी। आई रिमेंबर गोइंग बैक टू इंदौर, वो सीडी लेकर मैं इंदौर गई थी बिकॉज आई फील दैट आई ओड इट टू द पीपल ऑफ इंदौर, बिकॉज मुझे बहुत सारा प्यार मिला है उस शहर से। तो मैंने वो पहली सीडी वहाँ पर जाकर इंदौर वासियों को गिफ्ट। सबसे इमोशनल बात इस पूरी जर्नी की क्या रही है? आई थिंक पूरी जर्नी इमोशनल रही है। मेरी जर्नी इमोशंस पे बेस्ड है आज से। 3473। कभी ऐसा हुआ है किसी बच्चे की मदद की है आपने लेकिन वो सफल नहीं हो पाई? ऐसा कभी? 100% सक्सेस रेट है अभी तक। लेकिन ऐसा एक मौका आया था जब ऐसा लगा कि सर्जरी, ऐसे एक्चुअली 2-3 मौके आए हैं जब डॉक्टर्स ने कहा है, क्योंकि एक ओपन हार्ट सर्जरी एक नए जन्म की तरह होती है। एक मोमेंट होता है उस सर्जरी में जब एक आर्टिफिशियल हार्ट बीट मशीन से आपका हार्ट अपने आप बीट करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए आपके हार्ट को पॉज पे डालते हैं। सो वो जब शिफ्ट होता है, दैट स्विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन उस सर्जरी के दौरान। अगर वो नॉर्मली हो गया मतलब सर्जरी सक्सेसफुल है। अगर हार्ट वापस से अपने आप बीट नहीं कर रहा है मतलब देयर इज़ एन इशू। एंड ऐसा एक बच्चे के साथ हुआ कि वो हार्ट बीट हुआ ही नहीं। एंड देन डॉक्टर इज टेलिंग मी कि हमने सब कुछ करने की कोशिश कर ली है, CPR हो गया है, सब कुछ हो गया है, बट द बॉडी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब तुम्हें अगर कुछ लगे तो तुम कर लो। For me, Dr. Uncle saying तुम्हें कुछ लगे तो तुम कर लो, was like what am I supposed to do? And they left me alone in the room with the kid. But at the same time, I also felt कि there is something very powerful जिसकी वजह से डॉक्टर अंकल ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. Let me start praying. And I'm not a superstitious person, but I do believe in prayers. I feel कि prayer से miracles हो जाते हैं. And मैंने बस आंखें बंद करके प्रार्थना स्टार्ट कर दी और मुझे कुछ मशीन्स की थोड़ी हलचल सुनाई दी, and doctors came running and heart started beating. Wow, And goosebumps आ गए मेरे को। yeah, that was a very very special moment for me because you know it's like बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बट मेरा जो एक पर्सनल जुड़ाव है इस मिशन के साथ हर स्टेज पर, आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स माय जर्नी स्पेशल फॉर मी। या वो जो आंखों की चमक और नमी है ना एक साथ, वो सब कुछ बयां कर रही है। हाँ जी। गिनीज वर्ल्ड बुक में भी नाम है आपका। या फॉर बीइंग द यंगेस्ट डोनर, करेक्ट। आपके इतने चाहने वाले हैं, दैनिक भास्कर के जरिए जो आपको
प्यार देते आए हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे आप? दैनिक भास्कर का मेरी जर्नी में बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज़ जो कारगिल के किस्से की मैंने बात कही, जो न्यूज़पेपर मम्मा मुझे पढ़ के सुना रही थी, वो दैनिक भास्कर का अभियान था। और दैनिक भास्कर ने अभियान चलाया था कि कारगिल के जो सोल्जर्स हैं उनके लिए अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, एंड आई रिमेंबर जो 25,000 थे वो मैं बाकायदा प्रेस में गई थी इंदौर में, और वहाँ पर जाकर मैंने उस समय के जो हेड थे उनको सौंपे थे। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज हम दैनिक भास्कर के माध्यम से बात कर रहे हैं, एंड जितनी भी मेरी सपोर्टर्स हैं, मेरे जो बल्कियंस हैं, मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ आप सबके लिए। एंड आई जस्ट होप एंड विश कि मैं कभी भी आपको डिसअपॉइंट ना करूँ, एंड आपका ये जो प्यार है और जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा मुझ पे